हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। पिछले भाग में हमने सीखा कि बंगाल क्षेत्र का दीवान बनने के बाद कंपनी ने राजस्व एकत्र करना कैसे शुरू किया और महालवारी और रैयतवारी व्यवस्था का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। यूरोप के लिए फसलें। 18वीं सदी के अंत तक कंपनी के अधिकारियों को यह एहसास होने लगा कि भारत के ग्रामीण इलाकों में भी ऐसी फसलें उगाई जा सकती हैं जिनकी यूरोप क्षेत्र में उच्च मांग है। उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में किसानों पर अलग अलग फसलें पैदा करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया, जैसे कि बंगाल में जूट, असम में चाय, संयुक्त प्रांत जिसे आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं वहां पर गन्ने की खेती, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास और मद्रास जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं वहां पर चावल। भारतीय नील की मांग। 13वीं शताब्दी में भारतीय नील का उपयोग इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में कपड़ा निर्माताओं द्वारा कपड़े रंगने के लिए किया जाता था। क्योंकि इसे भारत से यूरोपीय बाजार में आयात करना पड़ता था, इसलिए भारतीय नील प्राप्त करने की कीमत बहुत अधिक थी। इसलिए भारत से बहुत कम मात्रा में नील का आयात किया जाता था। कपड़ा निर्माताओं ने बैंगनी और नीले रंग के रंग बनाने के लिए वोड नामक एक अन्य पौधे का उपयोग करना शुरू कर दिया। वोड यूरोपीय बाजार में आसानी से उपलब्ध था और इसकी खेती उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में की जाती थी। नील से प्रतिस्पर्धा को देखते हुए यूरोप में वोड उत्पादकों ने सरकारों को नील के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए राजी कर लिया। हालांकि कपड़ा रंगने वालों ने इंडिगो के उपयोग को प्राथमिकता दी क्योंकि यह वोड पौधे के हल्के और फीके रंग की तुलना में गहरे नीले रंग का उत्पादन करता था। अंततः 17वीं शताब्दी में यूरोपीय कपड़ा निर्माताओं ने सरकारों को नील के पौधों के आयात पर से प्रतिबंध हटाने के लिए मना लिया। अब यूरोपीय देश अपने स्वयं के नील वृक्षारोपण कर रहे थे। फ्रांस ने कैरेबियन द्वीप समूह के सेंट डोमिंगो में, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटेन और वेनेजुएला में स्पेन ने खेती शुरू की। उत्तरी अमेरिका के कई हिस्सों में भी वृक्षारोपण हुआ। जैसे जैसे नील के बागान बढ़े, भारतीय नील की मांग भी बढ़ी। लगभग 18वीं सदी के अंत में जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिकरण शुरू हुआ और उसके कपास उत्पादन का विस्तार हुआ, कपड़े के रंगों की मांग भी बढ़ी। जबकि नील की मांग बढ़ी, विभिन्न कारणों से वेस्ट इंडीज और अमेरिका से इसकी आपूर्ति गिर गई। इसके अलावा 1783 से 1789 के बीच दुनिया में नील के पौधों का उत्पादन आधा हो गया। ब्रिटेन ने भारत की ओर रुख किया। दुनिया में नील का उत्पादन घट रहा था और मांग चरम पर थी। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में नील उत्पादन के रास्ते तलाशने शुरू कर दिए। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बंगाल में नील के बागानों का तेजी से विस्तार हुआ और बंगाल के नील ने जल्द ही विश्व बाजार पर अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। यह इतना बड़ा अंतर था कि जहां 1788 में भारत से नील का लगभग 30% ही आयात होता था, वहीं 1810 तक नील का आयात भारत से 95% हो गया था। लाभ में वृद्धि को देखते हुए कंपनी के कई अधिकारी और ब्रिटिश नागरिक अपने स्वयं के नील बागान शुरू करने के लिए भारत में बस गए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। नील की खेती कैसे होती थी? नील की खेती की दो मुख्य प्रणालियां थीं, निज और रयोती। निज खेती के तहत नील बोने वाला जमींदार से जमीन खरीदता या किराए पर लेता था और उत्पादन के लिए मजदूरों को किराए पर लेता था। दूसरी ओर रैयती व्यवस्था एक अनुबंध आधारित व्यवस्था थी, जहां रैयत या किसान अपनी जमीन पर नील उगाने और उसे जमीन के मालिक को सौंपने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। उन्हें उचित ब्याज दर पर ऋण के रूप में नकद राशि दी जाती थी और नील की फसल उगाने के लिए कहा जाता था। यह अनुबंध रैयत की 25% जमीन पर नील उत्पादन के लिए भी किया जाता था। बोने वाला केवल खेती के लिए बीज और ड्रिल प्रदान करता था और किसान बाकी काम करते थे, जैसे कि मिट्टी तैयार करना, बीज बोना और फसल की देखभाल करना। हालांकि दोनों प्रणालियों की अपनी अपनी समस्याएं थीं।
निज खेती के तहत जो बागान मालिक जमीन के मालिक थे या किराए पर थे, उन्हें खेती के लिए बहुत सारे किसानों, बैलों और संसाधनों की व्यवस्था करनी होती थी। इसके अलावा उन्हें मिट्टी की उर्वरता भी सुनिश्चित करनी थी, क्योंकि नील केवल उपजाऊ मिट्टी में ही उग सकता था। दूसरी ओर रैयती खेती के तहत किसानों को दिया जाने वाला ऋण कभी खत्म नहीं होता था। जैसे ही नील की एक खेप तैयार होती थी, बागान मालिक उन्हें दूसरा ऋण दे देता था और अनुबंध के तहत उनका शोषण करता था। बागान मालिक किसानों को उपजाऊ जमीन पर नील की खेती करने के लिए भी मजबूर करते थे। नील की बड़ी जड़ें विकसित होती थी, जिससे चावल की फसल का सारा पानी सूख जाता था। एक बार जब नील से जमीन उर्वरित हो जाती थी, तो किसान अपनी जमीन पर चावल या कोई अन्य फसल नहीं उगा सकते थे, क्योंकि नील के कारण मिट्टी सूख जाती थी। नील उत्पादन की प्रक्रिया। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। एक बार फसल पूरी हो जाने के बाद नील के पौधों को कारखानों में ले जाया जाता था और कुंडों में या एक बड़ी बाल्टी में डाल दिया जाता था। पहले कुंड को किण्वन कुंड कहा जाता था। किण्वन के लिए नील की पत्तियों को कई घंटों तक गर्म पानी में भिगोया जाता था। किण्वन के बाद सड़े हुए पत्तों को बाहर निकाला जाता था और किण्वित घोल को पहले कुंड के ठीक नीचे स्थित दूसरे कुंड में ले जाया जाता था। दूसरे कुंड में किण्वित घोल को लगातार पीटा जाता था और पैडल से हिलाया जाता था जब तक कि वो हरा और फिर नीला न हो जाए। जब रंग नीला हो जाता था तो नील के कणों को पानी से अलग करने के लिए चूने का पानी मिलाना पड़ता था। चूने का पानी डालने पर नीचे की ओर नील की पपड़ियां जम जाती थी और पानी ऊपर की सतह पर आ जाता था। फिर पानी निकाल दिया जाता था और सूखे नील को बिक्री के लिए अंतिम उत्पाद के रूप में दबाने के लिए एक और कुंड में डाल दिया जाता था।